जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको ज्ञान सर ये कोड अप्लाई करना है। आपको याद रखना है कि कोड के सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और इसमें कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया है। निर्देश क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। देखिए, जब कभी भी गद्यांश आधारित प्रश्न मिले तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप पहले प्रश्नों को देखेंगे तो कई प्रश्नों के उत्तर गद्यांश समाप्त किए बिना ही आप कर पाएंगे। तो प्रश्न पहला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल अभी तक कोरोना संकट के कारण रुका हुआ था? दूसरा प्रश्न ये, निम्न में से किन देशों के मध्य श्रृंखला होने वाली है? तीसरा क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार इसमें बताना है कौन सा सही है। आगे दिया है, यदि सभी परिस्थितियां सामान्य रही हों तो इनमें कौन सा देश ऐसा बन जाएगा जहां पर कोरोना काल के बाद भी पहली बार क्रिकेट की कोई श्रृंखला आयोजित की जाएगी? ये 4 प्रश्न दिया गया। अब चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं और गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गद्यांश दिया है, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से क्रिकेट पर लगा विराम अब खत्म होने वाला है। देखिए, यहां पर किसकी बात किया जा रहा है? तो सीधी सी बात है, आपने पहला लाइन पढ़ा, यहीं पर पता चल गया क्रिकेट की बात हो रही है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम जुलाई में वेस्ट इंडीज की टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों के मध्य श्रृंखला होने वाला है? तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज, है ना। तो यहाँ पे देखिए पता चल जाएगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने 2 क्वेश्चन का उत्तर 2 लाइन में कर लिया। अब आगे देखिए क्या दिया, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी, 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 8 जुलाई से शुरू होगा, दूसरा मैच 16 और जबकि तीसरा और आखिरी मैच 24 जुलाई को खेला जाएगा। ईबीसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आज इस बात की घोषणा की है कि रोज बाउल और लैंकशायर के ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड पुरुष टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की मेजबानी करेगा। अगर जुलाई में खाली स्टेडियम में क्रिकेट वापस लौटता है तो मेजबानी को तैयार है। और आगे देखिए पैसेज में क्या दिया गया, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 9 जून को यूके में पहुंचेगी, यहां से उसे ओल्ड ट्रैफर्ड में क्वारंटाइन और ट्रेनिंग के लिए जाएगी। यह अगले 3 हफ्ते के लिए उसका बेस कैंप होगा जब तक कि रोज बाउल में पहला टेस्ट खेलने के लिए रवाना नहीं होते। वेस्ट इंडीज के साथ खेली जाने वाली सीरीज के लिए 2 आयोजक स्थल को चुना गया है। रोज बाउल और ओल्ड ट्रैफर्ड को टेस्ट मैचों की मेजबानी का जिम्मा दिया गया। इसके पीछे की वजह होटल के पास होने को बताया जा रहा है। बायोसिक्योरिटी की योग्यता पूरा करने के लिए इन होटलों में मेडिकल स्क्रीनिंग की सुविधा होगी, आइसोलेशन क्षेत्र होगी। अगर किसी में, देखिए आगे यहाँ पर क्या गद्यांश दिया गया, कोरोना के लक्षण पाए तो कार पार्किंग 200 की क्षमता, मेडिकल स्क्रीनिंग और टेस्ट साइट 1500 M2 होगी। पैरों के निशान बनाए जाएंगे जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया। अब 2 क्वेश्चन के आंसर तो पहले ही बन चुके थे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है जुलाई में 2 देशों के मध्य टेस्ट, 1 दिवसीय और T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला आयोजित होगी। देखिए सिर्फ टेस्ट की बात है तो ये पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट दिया, श्रृंखला के आयोजन के लिए 4 स्थानों का चुनाव किया गया जबकि 2 का किया गया था। 8 जुलाई को रिक्त स्टेडियम में कोरोना संकट काल के पश्चात पहली बार क्रिकेट मैच की मैदान में वापसी होगी। देखिए पहला टेस्ट 8 जुलाई से खेला जा रहा था तो यही पॉइंट सही होगा। आगे दिया है,
पूरी क्रिकेट श्रृंखला के दौरान स्वास्थ्य तंत्र और सुरक्षा में कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाएगी, तो ये भी गलत है। तो देखिए तीसरा आंसर आपने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, यदि सभी परिस्थितियां सामान्य रही तो इनमें से कौन सा देश मतलब ऐसा देश बनेगा जहां कोरोना संकट काल के बाद पहली बार क्रिकेट की कोई श्रृंखला खेली जाएगी। तो देखिए इंग्लैंड में श्रृंखला खेली जा रही, तो चौथे का विकल्प ए सही उत्तर बनेगा। दोस्तों अगर आप गद्यांश वाले प्रश्न में पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप बिना गद्यांश को पूरा किए भी कुछ प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 5 में दिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का एक उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखिए सन्मार्ग ये कर्मधारय है, श्वेतांबर ये भी कर्मधारय है, मृगनयन ये भी कर्मधारय है। जब 3 विकल्प यहां से कर्मधारय के तो कौन नहीं होगा, प्रतिमा ये कर्मधारय समास नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपको यह बताना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए पहला पॉइंट यहां पर दिया, मन के विचार शुद्ध होने पर छोटे से बर्तन में ही गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं, ये गलत है। मन पवित्र होने पर ईश्वर दर्शन करने के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, यही विकल्प इसका सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दिया है, गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है कि गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो गुणवान का स्त्रीलिंग होता है गुणवती, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं अर्थात तत्सम है, तो जरा ये तद्भव है, अमरूद भी तद्भव है, जत्ता भी तद्भव है। जो अंधकार दिख रहा है ये तत्सम है, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, यहां पर दिया है पटाखा किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो पटाखा चीनी भाषा का शब्द है, इसे याद रखिएगा। अगला दिया है, आम के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आते। जो आम के अनेकार्थी हैं इसमें से कौन सा शब्द नहीं आएगा। देखिए आम मतलब आम, बिल्कुल सही है, आम जो फल है ना। सर्वसाधारण, जैसे आम है, आम रास्ता है, तो सर्वसाधारण सबके लिए ये भी मतलब आम का ये अनेकार्थी शब्द है। मामूली ये भी होगा, तो इसमें विकल्प सी जो दिख रहा है यही नहीं होगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। रविवार का दिन था इसलिए हमारे कार्यालय में अवकाश था, बिल्कुल सही दिख रहा है। आगे दिया, विवेक और प्रतीक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएंगे, कर रहे हैं सही होगा। अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तुम क्रिकेट खेलना सीख लियो, ये भी गलत है, तो यहां पर इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको यह बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखिए समीकरण ये गलत दिया है, शुद्धिकरण ये भी गलत दिया है, और कंप्यूटर ये भी गलत है, सृष्टि सही होगा, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अंबर, व्योम, गगन ये तीनों आकाश के पर्यायवाची। देखिए ये जलज आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपको कमेंट करना है कि जलज किसका पर्यायवाची होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, मनुष्य आशावादी होता है, इस वाक्य में संज्ञा का कौन सा रूप है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। देखिए यहाँ पर मनुष्य की बात की, जैसे आपने मनुष्य बोला मतलब पूरी मनुष्य जाति की बात हो गई, तो जब कभी मनुष्य जाति की बात हो गई ये कॉमन सी बात बता रहे, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन दिया, उते शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। आपको बताना है कि उते शब्द किस बोली का है। तो यहाँ पे देखिए उते ये बुंदेली भाषा का शब्द होगा, बुंदेली बोली का शब्द होगा, माफ कीजिएगा मैंने भाषा का। अतिवृष्टि शब्द का विलोम है, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, विकल्प सी सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्म व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कौन उष्म व्यंजन नहीं। तो उष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, ख, स और ह, ये 4 उष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, क जो है ये अलग हो जाएगा, इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण नहीं है। आपको बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर व्यंजन संधि है। अभिषेक यहाँ पर भी व्यंजन संधि है ना। जगदीश यहाँ पर भी व्यंजन संधि इत्यादि। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि में स्वर संधि है, न कि व्यंजन संधि। 19वें क्वेश्चन क्या दिया कि ये एक संख्या दी है 23 - 4 करड़ी में 15 का वर्गमूल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प इसका वर्गमूल होगा। सेम यही डेटा यहाँ पर दिया है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका वर्गमूल करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो इसका बेसिक तरीका पता है क्या है, आप ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
ऑप्शन मेथड से करने का मतलब है कि इसका वर्गमूल पूछा है। वर्गमूल का मतलब नीचे जितनी भी संख्या दी गई है ये सब क्या है, ये वर्गमूल है। अगर आप इसका वर्ग कर देंगे तो ऊपर की संख्या मिल जाएगी। चलिए हम विकल्प ए से शुरू करते हैं। विकल्प ए में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया √5 माइनस 2√3। आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला लगेगा। a स्क्वायर मतलब 5, क्योंकि करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 और माइनस 2ab 2 इंटू 2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा और इंटू √15। देखिए 12 और 5 17 हो जाएगा, माइनस 4√15। तो 17 4√15 यहाँ पर नहीं मिला है, तो ये पहला वाला उत्तर इसका नहीं हो सकता। विकल्प ए इसका उत्तर नहीं बनेगा। विकल्प बी को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया, देखिए विकल्प बी में दिया 2√5 माइनस √3। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आप लिखेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब है 2√5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 मतलब यहाँ पे a का मान रखेंगे 2√5 और फिर b का मान रखेंगे √3। देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 5 का स्क्वायर होगा तो करड़ी का मतलब स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगा, प्लस यहाँ से करड़ी हट जाएगा और माइनस 2 दूना 4 और √15। देखिए 5 का 20 3 23, यहाँ पर आ गया 23 माइनस 4√15 मतलब 23 माइनस 4 करड़ी में 15। देखिए क्वेश्चन मैच कर गया तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले इसको बेसिक से आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसका सामान्य तरीका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 3 cot 6 cot 9 डॉट डॉट डॉट, ये आपको cot 93 तक निकालना है ना। सेम ये डेटा यहाँ पे दिया cos 30 60 90, थोड़ा सा अलग हो गया हिंदी इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं है। देखिए 30 60 90 से करेंगे तो भी आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 6 9 12 15 ऐसे भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इन सबका गुणा कराना है। जो cot 90 होता है, cot 90 की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 0 होती है। अगर cot 90 की वैल्यू 0 होती है, देखिए यहाँ पर cot 90 आ रहा है ना, ये 0 हो जाएगा। और इसमें भी जब आगे बढ़ेंगे तो 93 से पहले 90 आएगा, cot 90 मतलब cot 90। जब cot 90 का 0 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि सब गुणा है, तो आगे आपको चेक ही नहीं करना है। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट एंड देयर टीचर्स इज 15 ईयर्स। If the teacher's age is excluded, the average age reduces by 2. What is the teacher's age? देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 21 स्टूडेंट और उनके टीचर, मतलब देखिए 21 स्टूडेंट है और प्लस में उनका क्या है, उनके टीचर है। स्टूडेंट और प्लस में एक टीचर, जब इनके एवरेज एज की बात करेंगे तो ये कितना आता है, 15 आता है। अगर यहाँ से हम टीचर को निकाल दें, मतलब सिर्फ स्टूडेंट की बात करें, सिर्फ 21 स्टूडेंट की बात करें, तो उनकी जो एवरेज एज हो जाएगी ये 13 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 2 कम हो जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताइए टीचर की आयु कितनी। आपके पास कई तरीके हैं, हम इसको स्मार्ट तरीके से करते हैं ताकि इसमें समय ना वेस्ट हो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समझिए, जब हमने टीचर के एज को निकाला है तो 2-2 ईयर सबका कम हो गया। जब एवरेज में से आप बाहर निकालेंगे तो टीचर का भी एवरेज बाहर आएगा, मतलब जो टीचर बाहर जा रहे हो 15 वर्ष का है। अब साथ में 21 बच्चों के एज में 2-2 वर्ष की कमी आ गई है ना, मतलब 21 दूना 42 वो एक्स्ट्रा लेकर गया, तो प्लस 42 कर देंगे, 42 और 15 57, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। बाकी इसको बेसिक से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ऐसे कर सकते। देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा, ऐसे समझना है, 21 स्टूडेंट और एक टीचर 22 लोग हैं, इनकी एवरेज एज कितनी है, 15 वर्ष है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। ये टोटल एज आपको मिल जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, हमने टीचर को बाहर कर दिया, 21 लोग हो जाएंगे और इनकी एवरेज एज कितनी है, 2 कम हो गया, मतलब 13 हो गया, तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा आराम से, 22 में 15 का गुणा होगा तो 330 आ जाएगा, है ना, 22 15 330 हो जाएगा। और 21 में अगर 13 का गुणा करेंगे तो 210 और 21 नहीं 63 273, है ना, 273 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे देखिए 30 यहाँ से बच रहा है और 27 यहाँ से बच रहा है, तो 57 वर्ष ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप किसी भी विधि से कीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0, और आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यूब
प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब कभी भी ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी भी प्रकार का इक्वेशन दिखे, पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी x का मतलब ये देखिए जैसे जो सेकंड गुणांक होगा, जो x होगा, या फिर ऐसे समझिए जो पावर होगा ये x है ना, तो x से इन सब में पूरे इक्वेशन में भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो ऐसे बन जाएगा x, मतलब ये x से x कट जाएगा, -4 और प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको हम 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 आ गया। और जब कभी भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू n होता है तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू होता है n³ माइनस 3n। अब n³ की वैल्यू है 4, 4 का क्यूब 64, माइनस 4 × 12, 64 में से 12 गया 52, इसका सही उत्तर आएगा विकल्प बी। बाकी इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना और इसको यहाँ पर रख करके चेक कर लीजिएगा। ये इसका स्मार्ट अप्रोच है, हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 23 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कुछ कथन दिया गया और आपको बताना है कि इसमें देखिए एक अभिकथन है और एक कारण है। अभिकथन को देखना है और कारण को देखना है और बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। अभिकथन दिया है जल वाष्प सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, पहला पॉइंट ये दिया है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही, जो जल वाष्प है ये महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा पॉइंट दिया है जल वाष्प अपने वजन और मात्रा दोनों ही गुणों द्वारा सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ग्रीन हाउस गैस है और इसमें लंबी तरंग विकिरणों को अवशोषित करने और पृथ्वी की सतह पर वापस उन विकिरणों को परावर्तित करने की सभी ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में उच्चतम क्षमता है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। देखिए यहाँ पर ये जो ए है ना, ये जो अभिकथन है, आर इसका एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन देता है, मतलब सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी देता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है निम्नलिखित अभिकथन पर विचार करें। आपको इन अभिकथन को देखना है और इसमें से बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। पहला पॉइंट दिए हमारे सौरमंडल में केवल 8 आधिकारिक ग्रह शेष रह गए, बिल्कुल सही है, ग्रहों की संख्या 8 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, है ना। देखिए इसमें जो लास्ट का यम था इसे बाहर कर दिया गया तो अरुण वरुण तक है। आगे इसमें दिया कारण की बात करेंगे। 2006 के बाद से सौरमंडल के तत्कालीन 9वें आधिकारिक ग्रह प्लूटो को उसके छोटे आकार के कारण बौना ग्रह माना जाता है। देखिए ये भी पॉइंट सही है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसमें बताना है कौन सही है। ए सही है, ये भी सही है, मतलब बी भी, आर भी सही है, दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सटीक व्याख्या नहीं करता है। जो तथ्य यहाँ पर दिया है ना इसके अनुसार तो व्याख्या नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर बनेगा ए, मतलब दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों का सही निष्कर्ष चुने। आपको बताना है कि इन कथन का कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला है मेरे सेक्शन के सभी छात्र मास्क पहनते हैं। दूसरा कथन दिया अनुराग मास्क नहीं पहनता है। देखिए दो स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट है कि मेरे सेक्शन में सभी छात्र मास्क पहनते हैं और दूसरा दिया है कि अनुराग मास्क नहीं पहनता है। फिर निष्कर्ष क्या है, अनुराग मेरे सेक्शन का छात्र नहीं है। ठीक, देखिए अब ये पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि अनुराग अगर आपके सेक्शन को होता तो मास्क पहनता, अनुराग हेलमेट पहनता है, ये तो एकदम गैर तार्किक बात है। अनुराग हेलमेट पहनता है, यहाँ पर कथन से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो दूसरा गलत है, अनुराग मेरे सेक्शन का नहीं, ये सही हो जाएगा विकल्प ए। इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा, केवल एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित कथनों में से सही निष्कर्ष चुने। यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन क्या है, कुछ नक्षत्र सितारे हैं, तो चलिए हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए जो सम सी जो है ये क्या है, ये स्टार्स हैं, ठीक, मतलब ऐसे हैं। आगे दिए ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज, जितने भी स्टार्स हैं सब स्टार्स क्या हैं, गैलेक्सीज हैं। तो यहाँ पे हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। इसका कंक्लूजन क्या है, सभी नक्षत्र आकाश गंगा है। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी सी हैं ये सब गैलेक्सीज हैं, तो देखिए सब के सब सी गैलेक्सी, ये तो नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि सम सी आर जी, सम सी जी है, ये बिल्कुल सही है, ये वाला सी जी हो जाएगा, यहाँ पर सही है। तीसरा है आल जी आर सी, आल जी आर सी, ये भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा फॉलो कर रहा है, तीसरा, पहला और तीसरा नहीं फॉलो कर रहा है, तो विकल्प 20 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण व्यवस्था के ब्लॉक आरेख के तत्व हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन संप्रेषण व्यवस्था मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम में के अंग हैं। तो देखिए प्रेषक मतलब जो सेंडर है ये है, एनकोडिंग मतलब इसमें इनकोडिंग होगी, ये भी है, चैनल ये भी होगा, डिकोडिंग ये भी होगा और रिसीवर ये भी है। तो जितने दिए सब के सब यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंग हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मतलब सभी के सभी इसके अंग बनेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिए, 28 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है।
आप एक गहन पाठक बन जाते हैं जब आप एक उड़ान में अपनी यात्रा के दौरान एक यादृच्छिक पत्रिका पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने उड़ान के दौरान पत्रिका पढ़ रहे हैं तो गहन पाठक हैं, तो ये तो अतार्किक है, गलत हो जाएगा। हमारे दिन प्रतिदिन पढ़ने की सबसे प्रचलित तरीका बोल बोल कर पढ़ने का, ये भी गलत है। 2 पॉइंट गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है संप्रेषण कौशल आपके व्यवहार कौशल का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट दिए इम्प्रूवमेंटू एंड एक्सटेम्पोरियस, यह 2 अंतर संबंधित शब्द है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा दोनों सही है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सही कौन नहीं है, पहला और दूसरा नहीं सही, तो विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर अभिकथन दिया और यहाँ पर इसका कारण दिया। एक बीपीओ पेशेवर रूप से किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपने ग्राहकों को कॉल करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे दिए यदि ग्राहक सहायता विभाग ग्राहकों की सराहना करने में विफल रहता है तो वे अपनी आवश्यकताएं कहीं और से पूरा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो देखिए अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और अभिकथन की व्याख्या भी कारण कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण भी देता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया है, संगठनात्मक संप्रेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, आमतौर पर किसी भी संगठन के कर्मचारियों को कार्यालय के बाहर अपनी कार्यस्थल की राजनीति पर चर्चा नहीं करने की सलाह दी जाती, सही तथ्य है। आगे दिया है, आमतौर पर किसी भी संगठन के कर्मचारियों को उनके कार्यालय मैनुअल का उल्लंघन करने की सलाह नहीं दी जाती, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, संगठनात्मक संप्रेषण के तहत आमतौर पर पदानुक्रम के कुछ मानक नियमों को पालन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही, तो इसका उत्तर बनेगा उपर्युक्त सभी विकल्प डी। प्रश्न संख्या 31 दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिया गया, एक असर्शन है ए और रीजन है आर। अब इसमें बताना है कि क्या सही होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर द 2 की एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व इन अ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट दिया, ज्ञान और जानकारी होना और अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में शामिल 2 प्रमुख विशेषताएं मानी जाती, पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट दिया, कल्चरल कम्युनिकेशन इज इंटरेक्टिव इन नेचर एंड इट डिमांड्स रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। मिसकम्युनिकेशन विल सर्टेनली अकर इफ वी डोंट हैव अ सिग्निफिकेंट नॉलेज ऑफ द कल्चरल डिफरेंस। देखिए दूसरा डेटा यहाँ पे क्या दिया, सांस्कृतिक संप्रेषण में कई प्रकार के व्यवहारिक कौशल शामिल होते हैं, जिनमें से एक है प्रतिक्रियानुरूप श्रवण। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के लिए अति आवश्यक तत्वों को महत्वपूर्ण ज्ञान न होने पर निश्चित रूप से संप्रेषण में बाधा होना तय है। देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर आपको अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के अति आवश्यक तत्वों की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन में बाधा आएगी, तो ये भी सही है। तो देखो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और पहला ना मतलब ये जो कारण है ये असर्शन या अभिकथन का एकदम सही तरीके से व्याख्या करता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए विकल्प ए क्या हो जाएगा, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 32 नंबर का क्वेश्चन दिए, एक वस्तु का लागत मूल्य 1540 है, यदि विक्रेता इसे बेचने के दौरान 30% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे वस्तु का चिन्हित मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए एक वस्तु है, उसका जो लागत मूल्य 1540 रुपए। अब विक्रेता इसे बेचने के दौरान 30% की छूट का दिखावा भी करता है और 10% लाभ भी प्राप्त करता है। तो बताइए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसे कितना मूल्य चिन्हित करना चाहिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझिएगा। देखिए अगर आप कोई चीज बनाएंगे तो बनाने में जितना पैसा लगता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, है ना। अब बनाने के बाद जैसे ऐसे समझिए कि आपने एक सामान बनाया, सामान 100 रुपए में बन गया। अब अगर आप किसी से बताएंगे कि 100 रुपए में बना है तो मानेगा ही नहीं, है ना। अगर मान भी लेगा तो 100 रुपए का सामान 100 में ही खरीदेगा, है ना, ज्यादा पैसे का नहीं खरीदेगा। तो अब जिसने सामान बनाया वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक प्राइस मार्क्ड करेगा जिसको मार्क प्राइस कहते हैं। अब ये हमेशा इससे ज्यादा करेगा। अब कस्टमर को खुश करने के लिए वो क्या करेगा, डिस्काउंट देगा और ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखिए ये 100 रुपए का सामान था, अभी यहाँ पे हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है ना। अब क्या करता है कि बेचने के दौरान 30% का छूट देता है, ये हमें नहीं पता है, और एक 10% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब ये 110 रुपए में बेच देता है। देखो 100 रुपए का सामान 110 रुपए में बेचता है। अब इस 110 को ध्यान दीजिएगा, ये पता है क्या है, मार्क प्राइस का 70% है। मतलब देखिए यहाँ पे जो भी मार्क प्राइस रहा होगा इसका 70% कितना है, 10 है, 110 है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का जो 70% है ना, 70 के लिए आप लिखेंगे 7/10 लिख सकते हैं, ये बराबर में 110 है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1100/7 मिलेगा, मतलब मार्क प्राइस है 1100/7, है ना।
ये इतना हो गया, मार्क प्राइस इतना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, वो ये पूछा जा रहा है कि उसने कितना कितना मूल्य चिन्हित किया होगा। देखिए 100 की वैल्यू दिया है 1540, है ना। 100 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1540 दे रखा है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 100 की वैल्यू अगर 1540 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1540 और बटे में 100 इतना हो जाएगा। और यहाँ पे 1100 बटे 7 का मान निकालना है तो आप लिखेंगे 1100 और बटे में 7, कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 बचेगा, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 220 आएगा, 220 में आप 11 का गुणा करेंगे, 220 गुणे 11, है ना। तो 2200 और 2200 में 220 जोड़ेंगे तो 2420 इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों। विकल्प बी सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित है, इसको एक बार फिर से समझाते हैं। अभी ऐसे परसेंटेज चल रहा है तो अगर आप परसेंटेज लगातार देख रहे होंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। देखिए सामान बनाया गया 1540 में, इससे कोई मतलब नहीं है ना। आप इसके साथ भी शुरू कर सकते हैं, खैर परेशान नहीं होना है ना। हम मान लेते हैं कि सामान बनाया गया 100 रुपए में, है ना। अब इसका मार्क प्राइस दिया गया कितना हमें नहीं पता है, मार्क प्राइस कुछ भी होगा हमें नहीं पता है। लेकिन इस पर जब 70% की छूट दी जाती है तो इसे 10% का लाभ हो गया। मतलब पता है जो सामान 100 रुपए का था वो 110 रुपए में बिक गया। लेकिन अब ये चीज ध्यान देना, ये क्या है, ये मार्क प्राइस, मतलब जो यहाँ पे मार्क प्राइस था इसका 70% है, मतलब जो चिन्हित मूल्य था उसका 70% है। तो आप लिखेंगे मार्क प्राइस का 70%, 70% मतलब 7/10 परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपने देखा होगा, ये 110 आ रहा है। तो जब मार्क प्राइस यहां से हम निकालेंगे तो मार्क प्राइस हमें मिल जाएगा 1100/7, ये मिल गया, है ना। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होना है कि जो ये कॉस्ट दिया है बनाने का 1540 दिया है, मतलब यहाँ पे आपने 100 लिखा है तो 100 की वैल्यू 1540 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1540 और बटे में 100, और आपको निकालना है किसका, 1100/7 का मान। कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी 2420 रुपए। मतलब वो सामान देखिए 1540 का बनाया था, उसने 2420 रुपए उस पर छापा था कि इतना लगा है बनाने में, और बाद में बेचा कितने का था। जब आप सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो आप यहां से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कितने का सामान बिका था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन संख्या 33 में दिया है इफ sec 43 डिग्री इज इक्वल टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ 1/sec। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिखे ये क्वेश्चन, है ना। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या दिया है कि sec 43 का मान कुछ यक्स है, तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक ऐसे ट्रायंगल डिजाइन कर लिया, है ना। अब जो वैल्यू यहाँ पे इसके साथ दिया, जैसे 43 दिया ना तो आप 43 को यहाँ लिखेंगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 होता है तो बचा हुआ 47 हो जाएगा, यहाँ पर 47 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 47 लिखने के बाद सेक 43 का मान दिया x, अर्थात ये जो सेक होता है, सेक कितना होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू है x और आधार की वैल्यू है 1। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप लंब की वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा x² - 1। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से आपको सेक स्क्वायर 47 का मान रखना है, तो सेक स्क्वायर 47 का मान आप रख लीजिएगा। 47 मतलब अब की बार आप ट्रायंगल को ऐसे देखेंगे, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसमें क्या लिखेंगे, देखिए x² अपॉन, देखिए अच्छा सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा तो सीधा कॉस ही लिखते हैं ना। देखिए करड़ी में x² - 1 का स्क्वायर करेंगे तो x² - 1 और बटे में x² और प्लस कॉस स्क्वायर 43 मतलब आप इसको लिखेंगे, आधार का मान है 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और बटे में x²। फिर आगे क्या है, आगे है प्लस कॉट स्क्वायर 47। कॉट स्क्वायर 47 मतलब आप बेस इसको मानेंगे, है ना। तो जो कॉट की वैल्यू होती है, कॉट की वैल्यू tan की अपोजिट होती है ना। और tan की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो इस हिसाब से आप इसको सेट कर देंगे, x² - 1 बटे यहाँ पर बन जाएगा 1। आपने इसकी वैल्यू पूरी रख ली। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लगाइएगा। कॉस स्क्वायर 47, देखो कॉस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा और कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा, है ना। अब इसकी भी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर 47 का मान आप देखो यहाँ से सीधा देख सकते हैं, x² बटे x² - 1 हमने यहाँ पर रख दिया और इनटू मल्टीप्लीकेशन कराना है। कोसेक ऊपर जाएगा साइन बन जाएगा, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का मान है x² - 1 स्क्वायर करने पर आएगा x² - 1 और अपॉन x²। अब देखो जो कट पिट रहा है उसको काट लेते हैं। देखिए ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये लास्ट में 1 बचेगा, साथ में माइनस रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x² - 1, देखिए यहाँ पे अगर
हम इन दो को देखें तो इनका बेस क्या है, बेस समान है। जब बेस समान है तो अब जब इसको डायरेक्ट आप जोड़ेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे +1 से -1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 बटे 1। अब देखिए ये माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा, आंसर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर -1 बचा, तो एक्स स्क्वायर -1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। एक्स स्क्वायर -1 कहाँ पर है, विकल्प ए में है, तो ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन थे, आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पर आप ध्यान दीजिएगा तो चीजें समझ में आएंगी, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर दिया। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर में, कोण पी क्यू और आर का अनुपात 2, 2 और 1 है, तो भुजा क्यू आर के समांतर एक सीधी रेखा एम एन खींची जाती है, कोण पी एम एन और पी एन एम के बीच का अंतर बताना है। देखो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल आपके पास है ऐसा, यहाँ पे इसको डिजाइन कर लेते हैं। देखिए आपने एक त्रिभुज बना लिया, है ना। इसमें यहाँ पे हम रखते हैं पी को, यहाँ पर रखते हैं क्यू को, और यहाँ पर रखते हैं आर को, है ना। देखिए इसका जो अनुपात है, अनुपात 2, 2, 1 में है। अब देखिए इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, 2, 2, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 36 आएगा। मतलब ये एंगल है 36 डिग्री, है ना। ये जो एंगल बना है 36 बना है। इसके बाद ये जो नीचे बना है ये 36 है ना, यहाँ पे 36, ठीक है, ये मान लीजिएगा। और नीचे यहाँ पे देखिए 72 और यहाँ पर भी 72। अब आपसे बोला जा रहा है कि देखिए जो क्यू आर मतलब ये वाली रेखा है ना, इसके समांतर एक ऐसी रेखा खींच दी गई। रेखा क्या खींचा गया है, एम एन, है ना। यहाँ पे एम रख लेते हैं, यहाँ पर एन रख लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है पी एम, जो चीज बीच में होता है वही कोण होता है, मतलब एम की वैल्यू ये कोण और एन की वैल्यू ये कोण, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। देखिए अगर ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा, और ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा, तो 36 और 72 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 35। यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप इसको ऐसे देखो ना, a माइनस b और ये a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी याद रखिएगा। अगर कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब ये प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, और बराबर में अगर c दिख जाए और आपसे पूछ ले a cos थीटा माइनस a sin b sin थीटा, ये चेंज हो सकता है, साइन चेंज हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं। बराबर क्या आएगा, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी मतलब यहाँ पे जो लास्ट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सी इधर प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर में इधर आ जाएगा तो करड़ी हो जाएगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, ये इसका आंसर बनेगा। विकल्प अगर आप चेक करेंगे तो विकल्प यहाँ पर डी आपको सही दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, निम्नलिखित कथनों में सही धारणा खोजे। आपको सही बात बताना है। देखिए आनंद उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर जौनपुर में रहता है, जो अपने यहाँ देश के सबसे बड़े गन्ना बाजार होने का दावा करता है। आनंद नाम का एक लड़का है, वो जौनपुर में रहता है, ये दावा करता है कि उसके यहाँ देश का सबसे बड़ा गन्ना बाजार है। अब धारणा क्या दिया, देश में अन्य गन्ना बाजार भी हैं, सही बात है, जब अन्य होंगे तभी तो सबसे बड़ा उसके यहाँ है। आनंद जौनपुर का एक मूल नागरिक, अब ये तो कह नहीं सकते कि मूल नागरिक, हो सकता है वहां आकर के रह रहा हो, है ना। तो सिर्फ एक निहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक निहित है, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित कथनों में सही निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सभी पिज्जा स्वादिष्ट है, कुछ स्वादिष्ट बर्गर है, कथन 2 दिया, सभी बर्गर बड़े हैं, कोई बड़ा टॉफी नहीं है। तो अब इसके निष्कर्ष हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऑल पिज्जा आर टेस्टी, जितने भी पिज्जा हैं सब के सब पिज्जा क्या है, टेस्टी है, पहला पॉइंट, है ना। सम टेस्टी आर बर्गर, कुछ टेस्टी ऐसे हैं जो बर्गर हैं। आगे दिया है ऑल बर्गर्स आर बिग, जितने भी बर्गर्स हैं सबके सब बिग हैं। बिग के लिए मैं बी आई लिख रहा हूँ, है ना। और नो बिग इज टॉफी, कोई भी बिग ऐसा नहीं कि जो टॉफी है, टी ओ, है ना। देखिए ये जो शुरू में आपने टी लिखा है टेस्टी का है, बाद में टॉफी का है। देखिए दिया सम बिग आर टेस्टी, अब कुछ बिग ऐसे हैं, बिग हैं जो टेस्टी हैं, बिल्कुल सही दिख रहा है, यहाँ पे टेस्टी है। आगे बोल रहा है कि नो टॉफीज आर पिज्जा, कोई भी टॉफी पिज्जा नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि जो ये टॉफी का रिलेशन है ये पिज्जा के साथ नहीं बताया गया। अब हम नहीं जानते यहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, जब हमें नहीं पता है तो इसको मतलब क्या करेंगे, गलत मान लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं कन्फर्म क्या है। तो केवल एक फॉलो कर रहा है, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प एक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है ना। 38 में क्या दिया हुआ है, देखिए
निम्नलिखित कथनों में सही निष्कर्ष का पता लगाएं। यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पे इसके निष्कर्ष दिए। तो वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39, तनाव प्रबंधन निम्नलिखित में से किसकी एक कला और तकनीक है? जीवन के उतार चढ़ाव के कारण से बचने की, तो ये तो तनाव प्रबंधन के बारे में मतलब नहीं होगा, है ना। आगे दिया है विभिन्न प्रकार के तनावों के परिणाम से बचने की, ये भी कोई तार्किक क्रम नहीं है। उन कौशलों को विकसित करने की जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव को निपटा जा सके, ये सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3, डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया, संगठन में तनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब यहाँ पे किसी संगठन में अगर तनाव होता है तो उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं? तलाक, किसी प्रियजन को खोने जैसी भी कोई हानि, और नौकरी के साक्षात्कार संबंधी तनाव पर्यावरणीय तनाव में शामिल है। सही है बिल्कुल। आगे दिया है मौसम, यातायात और घटिया आवास जैसे कारण सामाजिक तनाव में शामिल है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। 41 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रेस। अगर आपको पॉजिटिव स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब किसी चीज को लेकर के आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और उसके बारे में आप टेंशन ले रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो पॉजिटिव स्ट्रेस को नहीं इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि यह हमें हमारे महत्वपूर्ण काम के बारे में चिंता करने पर विवश करता है। देखिए पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे करने पर विवश करेगा। तो ये तो है, आपको सेलेक्ट करना है कौन नहीं है, मतलब ये उत्तर में नहीं आएगा। अगला पॉइंट दिया, कभी कभी यह हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए भी प्रेरित करता है, ये भी बात सही क्योंकि पॉजिटिविटी की बात हो रही है। तीसरा, यह हमें उदास कर देता है, तो उदास कर देता है ये तो नेगेटिव फैक्टर है, तो ये नहीं होगा। और चौथा है, यह हमें अप्रिय महसूस कराता है और अक्सर इसके परिणाम स्वरूप हमारा मिजाज बदलता रहता है, ये भी नेगेटिव है। तो देखिए तीसरा और चौथा यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा तीसरा और चौथा जिसमें होगा वही बनेगा। तो आप विकल्पों को अगर देखेंगे तो विकल्प सी केवल 3 और 4 ये इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 में दिया हुआ है व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स आर सेड टू बी दोज ऑफ एडिशनल वैल्यू ऑफ योर कैरिकुलम वीटा। देखिए ये बताया जा रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक कौशल को अपने शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य संबंधी अनुभवों के संकलन में शामिल करने के बाद आपको अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब जब आप अपना कैरिकुलम वीटा तैयार करते हो तो उसमें कौन से एडिशनल टर्म्स होंगे जो आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, मतलब क्या ऐसा होगा स्किल जो आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 डेटा दिया गया है, स्टेनोग्राफर स्किल, इंजीनियरिंग स्किल, लीडरशिप स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो इसमें जो लीडरशिप स्किल है, देखिए जब कभी भी आप कैरिकुलम डेटा देते हैं कहीं पर तो वहाँ पे वो कंपनी ये चाहेगी कि आपके अंदर नेतृत्व कौशल अच्छा हो, आपका लीडरशिप स्किल बेहतर हो, तो ये आपके क्वालिटी को एनहेंस करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 43, सामाजिक संदर्भ निम्नलिखित में से किन के बीच के संबंध को दर्शाता है? सोशल कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो सामाजिक संदर्भ है इनमें से किसके बीच में देखने के लिए मिलेगा? सेंडर एंड इनकोडर, ये तो समाज की बात नहीं हो रही। इनकोडर एंड डिकोडर, ये भी नहीं है। रिसीवर एंड डेवलपर, रिसीवर है लेकिन डेवलपर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेंडर एंड रिसीवर, तो अगर सामाजिक परिदृश्य से देखेंगे तो सेंडर एंड रिसीवर विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबंधन कौशल के संबंध में सत्य है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट स्किल। तो मैनेजमेंट स्किल के संदर्भ में कौन सा सब कथन सही दिया हुआ है? पहला है प्रबंधन कौशल और नेतृत्व कौशल आपस में अंतर संबंधित है। देखिए जो मैनेजमेंट स्किल है और साथ ही साथ जो लीडरशिप स्किल है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। पारस्परिक कौशल और प्रबंधन कौशल में आपस में कोई संबंध नहीं होता। देखिए दूसरा पॉइंट ये बोला जा रहा है कि जो इंटरपर्सनल स्किल है ना, इसका मैनेजमेंट स्किल से कोई लेना देना नहीं, तो ये पॉइंट यहां पर गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा केवल एक, अर्थात विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। Instruction for question number 45 to 47. Read the following passage carefully and answer the question. Choose the correct answer from the alternatives based only in the given passage. देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया और इसके बाद 45 से 47 तक के क्वेश्चंस के जो आंसर है इस पैसेज के आधार पर देना है। तो दोस्तों जब कभी भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें मेरी सलाह है कि आप पैसेज से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और आप पूरा पैसेज फिनिश करने से पहले कुछ आंसर देने में सक्षम होंगे। 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा है द डिसकंटेंट शोन इन द पैसेज इज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्री के विरुद्ध डिसकंटेंट देखने के लिए मिला है? आगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिविजनिस्ट इन एज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिविजनिस्ट
एज यूज्ड इन द पैसेज, जो वर्ड रिविजनिस्ट यूज किया गया इसका मीनिंग क्या होगा पैसेज के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन दैट वर डेवलप्ड अगेंस्ट चाइना। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए। अब चलिए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और फिर कुछ चीजों को क्लियर करते हैं। देखिए जब कभी भी पैसेज मिलेगा आपको पैसेज का अर्थ समझ में आए या ना आए इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। पैसेज कुछ ऐसा दिया पब्लिक सेंटीमेंट अगेंस्ट चाइना इज रनिंग हाई, मतलब चाइना के खिलाफ जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो हाई चल रहा है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन आपको पता चल गया जो डिसकंटेंट चल रहा है किसके खिलाफ चल रहा है, चाइना के खिलाफ। देखिए पहले लाइन में आंसर मिल गया। वन वे इट सोप्ड अप वाज थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐप डेवलप्ड बाय एन इंडियन डेवलपर। इसे जो एक तरीके से प्रदर्शित किया गया था एक ऐप के द्वारा किया गया था जो कि एक इंडियन डेवलपर ने डेवलप किया था, रिमूव चाइना एप्स। इसका नाम क्या होता है, रिमूव चाइना एप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर। ये गूगल प्ले स्टोर पर मिलता है। दिस ऐप एम टू अलर्ट यूजर्स टू चाइनीज डेवलप्ड एप्स ऑन देयर मोबाइल फोन। इस ऐप का मूल उद्देश्य ये था कि ये बताएगा कि कौन से एप्स चाइना से डेवलप किए गए, ये बताने के लिए किया गया था। आगे दिया इट वॉज पॉपुलर विद इंडियन यूजर्स बट इट्स नाउ बीन टर्मिनेटेड बाय गूगल। देखिए ये इंडियंस के बीच में बहुत ही पॉपुलर हो गया था लेकिन इसे अब गूगल के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए द कंपनीज पॉलिसीज डोंट अलाउ एंड्रॉइड एप्स विच हेल्प्स यूजर्स टर्मिनेट अदर एप्स। देखिए क्योंकि कंपनी की पॉलिसी में ऐसा है कि किसी भी ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करेगा जो दूसरे एप्स को टर्मिनेट करने की बात करता है। आगे देखिए द एपिसोड, मतलब जो ये एपिसोड होता है हाउ एवर थ्रूप्स अ लेसन, एक पार्ट सिखाते हैं। द डिजायर टू रिड्यूस इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द रिविजनिस्ट चाइनाज इज सेंसिबल। कि मतलब जो इंडिया की इकोनॉमिक है, मतलब इंडिया की इकोनॉमी है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर है। देखिए ये रिविजनिस्ट का मतलब जो चाइना की संशोधनवादी नीतियां हैं, संशोधनवादी नीतियों की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था। देखिए इसमें पूछा गया था ना कि इसका मीनिंग क्या है। तो संशोधनवादी का मतलब देखिए चाइना जो अपना ट्रेडिशनल बिलीफ्स है उसमें भरोसा रखता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स, मतलब चाइना संशोधनवादी होने वाला नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए द बेस्ट वे टू डू इट टू टेक अ पॉजिटिव अप्रोच बाय एनहेंसिंग आवर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस एंड कैपेसिटी फॉर इनोवेशन। अगर इस चीज को करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी जो इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, इसको बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो कैपेसिटी ऑफ इनोवेशन की इसे भी इंक्रीज किया जाए। एन इंडियन डेवलप्ड ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर विच इज डाउनलोडेड ग्लोबली फॉर इट्स यूजफुलनेस मेक्स इंडिया स्ट्रॉन्गर देन वन विच ओनली इंडियंस डाउनलोड टू लोकेट चाइनीज डेवलप्ड ऐप, है ना। मतलब इंडिया का एक एप्लीकेशन जो पूरी दुनिया में डाउनलोड किया जाता है तो ये भारत को मजबूत बनाता है। द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया प्लान्स स्पांस सर्विस, ये मतलब जो गवर्नमेंट की जो प्लान्स है इंडिया मेक इन इंडिया, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। इंडिया सॉफ्टवेयर स्किल शुड बी हार्नेस्ड टू डेवलप प्रोडक्ट दैट आर इन डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब ये देखिए पूरा पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। अब यहाँ पे तीसरा ये पूछा जा रहा है, देखिए जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा ट्रू है। देखिए पहला है दे नेम द एप्लीकेशन वाज रिमूव चाइना ऐप, है ना। ये पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया। तो ये आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए पहला तो सही है, रिमूव चाइना ऐप इसका नाम था। आगे द डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन वाज ब्रिटिश ऑरिजिन, तो इंडियन ऑरिजिन का था, दूसरा गलत है। इसका सही उत्तर होगा केवल एक, मतलब विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस बिलो। मतलब एक सेंटेंस दिया है, इसका बताना है पैसिव वॉइस सही क्या होगा। ही टीचेस अस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। देखिए बहुत ही आसानी से कर लेंगे, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। आर क्यों आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वी आर टीचेस का लिखेंगे टॉट, TOUGST, है ना, टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाय हिम। तो बस ऐसे करने आपको, वी आर टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाय हिम। तो देखिए ये इसका बनेगा सही। तो यहाँ पे देखिए वी आर टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाय हिम नहीं, गलत हो गया, वी वर गलत हो जाएगा। वी आर टॉट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बाय हिम, सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 दिया है द फ्रेज, एक फ्रेज दिया है टू एंड इन स्मोक मीन्स, मतलब अंत में सब धुआं हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि एक एफर्ट होगा जो लास्ट में बिना किसी काम करेगा, मतलब निष्फल हो जाएगा। एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ये तो होगा नहीं, है ना। एन एफर्ट विच इज कंप्लीटली रूइंड एट द एंड, विकल्प बी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच कैन इजिली रिप्लेस द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को रिप्लेस कौन करेगा, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। द स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट ऑलमोस्ट नो प्रिपरेशन एट ऑल, एक स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के डिलीवर किया जाता है इसको इम्प्रोम्प्टू कहा जाता है, विकल्प
ए इसका उत्तर बन जाएगा। 51 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, ही वॉज बीटन बाई द टीचर फॉर अ स्मॉल थिंग, है ना, उसे टीचर के द्वारा एक छोटी सी वस्तु के लिए पीटा गया। अब इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, तो चलिए आगे अल्टरनेटिव्स देखते हैं तो फिर पता चलेगा कौन सा सही है। यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए, ही वॉज बीटन बाई अ टीचर फॉर अ जस्ट राइफल, तो यहाँ पे तो ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ही वॉज बीटन बाई द टीचर फॉर जस्ट अ बाइबल, ये भी गलत हो जाएगा। आगे दिया है, ही वॉज बीटन बाई द टीचर फॉर जस्ट अ ट्रिपल, तो देखिए ये जो जस्ट अ ट्रिपल है, स्मॉल थिंग किसी को कहते हैं, तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा, यहां से सही हो जाएगा। ऐसे भी देखिए राइफल, बाइबल, स्पाइनर, तो ये तो इसका सही उत्तर बनेगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द करेक्ट फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहां पर एक सेंटेंस दिया, आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या सही होगा। सेंटेंस क्या है, डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग माई चार्जर ऑन संडे, ही रिमाइंडेड मी। देखिए वो आपको क्या रिमाइंड दिला रहा है कि आपको नहीं भूलना है उसका चार्जर लाने के लिए संडे को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ही रिमाइंडेड मी, आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे ही रिमाइंडेड, रिमाइंड कराता है किसके लिए, नॉट टू फॉरगेट, कि भूलना नहीं है, टू ब्रिंग हिज चार्जर ऑन संडे, तो ये देखते हैं कहाँ होगा, ही रिमाइंडेड मी, यहाँ पे मी गलत हो जाएगा, ही रिमाइंडेड मी गलत हो जाएगा, ही रिमाइंडेड मी ये भी गलत हो जाएगा। आप सीधा लिखेंगे ही रिमाइंडेड नॉट टू फॉरगेट टू ब्रिंग हिज चार्जर ऑन संडे, यही इसका सही स्वरूप होगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या दिया, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच कैन इजिली रिप्लेस द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, इसको रिप्लेस करने के लिए वन वर्ड्स आपको सेलेक्ट करना है, अर्थात ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन OWS का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है वन हु पॉसेस मल्टीपल स्किल एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में कई स्किल है तो उसको वर्सेटाइल कहते हैं। वर्सेटाइल मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा स्किल है एक टाइम में, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे 54 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स और करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव्स करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 अल्टरनेटिव्स दिए, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट मंथ, है ना। आगे दिया द बॉस टर्न्ड ओवर माय रिक्वेस्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन द पेड हॉलीडेज, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आगे द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना, यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म की मीनिंग देखिए, यहाँ से गलत हो जाएगा। आगे है आवर स्टाफ हैज सिट ऑन टू देहरादून, तो ये भी गलत है। तो जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट मंथ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 दिया है। 55 को देखते क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस बिलो। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, दे विल इन्फॉर्म द अथॉरिटी, इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, द अथॉरिटी विल बी इन्फॉर्म्ड बाई देम, तो ये इसका सही स्वरूप हो जाएगा, द अथॉरिटी विल बी इन्फॉर्म्ड बाई देम, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे देखिए ये वर्ड दिया, इसका अपोजिट क्या होगा, अर्थात इसका एंटोनिम्स क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अनट्रस्टिंग इसका हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 दिया, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको बताना है कि इसके लिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा। ही इज टू वीक टू वॉक, है ना, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये ट्रांसफॉर्म इसको करेंगे तो बन जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, विकल्प बी इसका सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू एबनॉक्सियस। एबनॉक्सियस के आसपास कौन सा मीनिंग होगा, तो एबनॉक्सियस का मतलब होता है अनप्लेजेंट, मतलब जो आपको प्लेजेंट ना लगे, तो विकल्प डी यहाँ से सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया, विच पार्ट ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे दिया द रिलेटिवली हाई डेंसिटी ऑफ नील मेक्स इट सिंक इन द वाटर। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात, देखिए रिलेटिवली, है ना, रिलेटिव एक एडजेक्टिव होता है और जब भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन स्पेल्ड करेक्टली। कौन सा वर्ड है ऐसा जो करेक्टली स्पेल्ड किया गया। देखिए रेनबॉक्सी ये मीनिंग गलत है ना, ब्यूरोक्रेट ये भी गलत है ना, डायरिया ये भी गलत है, तो वियर्ड यहाँ पे दिख रहा है, वियर्ड सही हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया 61। 61 में क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन द अल्टरनेटिव्स बिलो इन द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस में कुछ आपको प्रीपोजिशन दिया, इसमें से आपको भरना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टर्न एट राइट टाइम दिस वीकेंड, है ना। देखिए यहाँ पे टर्न के बाद टर्न ओवर ये तो नहीं होगा, टर्न डाउन ये भी नहीं होगा, टर्न आउट भी नहीं होगा, टर्न अप, है ना, ये यहाँ पे अप भरेंगे, सही हो जाएगा विकल्प बी। ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है।
और अगर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63। देख क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 14 ईयर्स। If 20% of them have an average age of 12 years and 40% have an average age of 16 years, then the rest student have an average age of। सेम यही डेटा इंग्लिश में दिया है। एक स्कूल में छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि उनमें से 20% की औसत आयु 12 वर्ष और 40% की औसत आयु 16 वर्ष है, तो बाकी छात्रों की औसत आयु क्या होगी। देखिए आपको ये क्वेश्चन हल करने के लिए प्रतिशत भिन्न स्वरूप की आवश्यकता पड़ेगी, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। 100% जो होता है इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1, 20% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 40% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 2/5। तो देखिए अब इसका यूज जब करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे 100%, तो आप लिखेंगे 14, ये हो जाएंगे 100% की एज। आगे 20% की बात करेंगे तो 1/5 इनकी जो एज बनेगी ये होगी 12 वर्ष और फिर 2/5 इनकी जो एज होगी ये होगी 16 वर्ष। अब इसके बाद देखिए 20% यहाँ पर, 40% यहाँ पर, 60 हो गया, बच कितना रहे 40%, मतलब 2/5 और इनकी एवरेज एज है x ईयर्स। अब इसको कैलकुलेट करना है तो आप इस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 14 × 5 और बराबर में 12 और प्लस 16 दूना 32 और प्लस में 2x। 32 और 12 हो जाएगा 42, 42 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा, 70 - 42 44 और बराबर में 2x, तो x बराबर मिलेगा 13 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा 13 वर्ष। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दिया 64। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 4 and 5 एंड द सर्कमरेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज। देखिए किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात है 3, 4 और 5 के अनुपात में, यदि त्रिभुज की परिधि 30 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पे परिधि या फिर आप परिमाप मान लीजिएगा, परिमाप कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा बताइए। तो परिमाप त्रिभुज का क्या होता है a + b + c, आप इसको जोड़ेंगे तो आपको 30 मिलेगा। अब जो भुजा का अनुपात दिया 3, 4, 5, मतलब a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4x और c की वैल्यू 5x, इन सबको जोड़ने पर मिलेगा 30, 5, 4, 9, 3, 12, तो 12x बराबर 30 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.5। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा पूछा है तो 2.5 में गुणा कराएंगे 5 का, तो आपका आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें जितने विकल्प दिए ये गलत है दोस्तों, तो 12.5 इसका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर दिया 65। 81 चॉकलेट्स have to be distributed among 4 friends P, Q, R and S. Which of the following could be the ratio of in which the chocolates are divided? देखिए 81 मतलब 81 चॉकलेट को 4 दोस्तों ABCD यहाँ पर दिए, मतलब ये PQRS है, इनके बीच में वितरित किया जाना है, तो किस अनुपात में चॉकलेट विभाजित हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप सभी विकल्प को चेक कर लीजिएगा, जिसका रेशियो आपको 81 देगा वही आपका सही आंसर बनेगा। तो इसमें क्या करना है कि आप इन सबको जोड़ कर देखेंगे, 1/12, 1/19, 1/9, 1/11, एक एक करके चेक करते हैं। तो हम चलिए विकल्प डी से शुरू करते हैं। ये बस एक इत्तेफाक है कि हम डी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप ABC कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए अब जब डी से हम लोग शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 1/12 और प्लस 1/18 और प्लस 1/9 और प्लस 1/2। अब इसको जब देखेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ऊपर मिलेगा 3 + 2 और प्लस 4 और प्लस 18, 18 4 22, 22 और 5 27, तो ये हो जाएगा 27/36। देखिए 27/36 की वैल्यू दिया 81, कैलकुलेट करेंगे कट जाएगा, यहाँ से ये 3 बार में कटेगा और ये 36, 1 की वैल्यू 108 आ जाएगी, अर्थात ये पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे 27 आ रहा है ना, 27 आ रहा है, ये 81 का मल्टीपल है, तो ये संभव है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प डी बनेगा, है ना। ये जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो जब आप बैक साइड से शुरुआत करेंगे तो जल्दी बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे दिए, यदि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा और बटे cosec थीटा कॉट, देखो यहाँ पे जो थीटा दिया ना, ये थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन में डाउट दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को अभी ऐसे छोड़ के चलते हैं, बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वृत्तिक नैतिकता में कभी भी शामिल नहीं हो सकता।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स में कौन शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है गोपनीयता, है ना। गोपनीयता की बात करेंगे तो ये शामिल होगा, उत्तरदायित्व ये भी शामिल होगा, समय की पाबंदी ये भी शामिल होगा, लेकिन कंपनी की आंतरिक नीतियों का उल्लंघन। अब कंपनी की जो आंतरिक नीतियां हैं, है ना, मतलब जो इंटरनल पॉलिसीज है, अगर आप उसका वायलेशन कर रहे हैं तो ये कभी भी वृत्तिक नैतिकता में नहीं आएगा। तो ये इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, वृत्तिक संप्रेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। आपको बताना है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में इनमें से कौन सा गलत है। पहला पॉइंट दिया, श्रवण के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है लेकिन सुनाई देने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए अगर श्रवण की बात करेंगे तो उसके लिए आपके पास एकाग्रता अर्थात कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, लेकिन सुनाई दे इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो आपका सही है, आपको गलत को चूज करना है। शोर और संचार बाधाएं, इन शब्दों का आपस में गहरा संबंध है, ये भी सही है। आगे दिया है, एक बीपीओ पेशेवर को हमेशा ग्राहक को कॉल करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए लेकिन शिकायत करने के लिए नहीं। तो ये तो गलत है भाई, वो शिकायत कर रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं, तो इसके लिए भी आप उसे थैंक यू करेंगे। विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा, ये यहाँ पर असत्य है। अगले पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 69 नंबर का क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहीं पर इसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। देखिए यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है। देखिए 3, 5, 2 और 8 दिए, 6, 7, -1 और 13 दिए, 9, 3 क्वेश्चन मार्क 12, 6, 8, 2 और क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको आप बड़े आसानी से बना सकते हैं ऐसे। देखिए 5 और 3 8, पहले दोनों को जोड़ा गया तो लास्ट वाला लिखा गया, और 3 - 5 किया गया, 3 - 5 करने पर -2 आ गया। ठीक, आसानी से आप डिजाइन कर पा रहे हैं इसको। देखिए इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 6 और 7 13, है ना, 6 में से 7 गया, -1 आएगा, ये सही हो गया। तो देखिए 6, 9 और 3 कितना है? 12 है, बिल्कुल सही है। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो सबसे पहले 6 भरेंगे, तो 6 भरेंगे, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। आगे देखिए 8 और 6 14, और 8 में से 6 गया तो 2 बन जाएगा, 6 और 14 भरा जाएगा, तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया 70, एक व्यक्ति किसी एक निश्चित बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर 26 किमी की यात्रा करता है, फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़ने के बाद 18 किमी की यात्रा करता है, और फिर उत्तर दिशा में मुड़ने के बाद 2 किमी की यात्रा करता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? देखिए पहले वो साउथ में जाता है 26 किमी, मान लीजिए आदमी यहाँ पर खड़ा था, साउथ में यहाँ से गया 26 किमी, ठीक, 26 गया। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, पूरब की ओर मुड़ जाता है, पूरब की ओर मुड़ा और ये चलता है 18 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 18 किलोमीटर आया। इसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है, फिर उत्तर दिशा में मुड़ जाता है, तो उत्तर दिशा मुड़ने का मतलब ऐसे ऊपर मुड़ेगा और चलता है 2 किमी, है ना। अब ये पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये है, डिस्टेंस ये है ना, ये देखिए यहाँ पर है। अब इसको निकालने के लिए एक ट्रिपलेट बनाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये 18 हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो 24, है ना। 24 और 18, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, इसको जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 5 3 8, ये 900 आ जाएगा। ये करड़ी में होगा, करड़ी में 900 का मतलब 30 किमी दूर होगा, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए, 30 किमी पर की दूरी पर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 71 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इनमें देखना और इनमें बताना है कौन सा सही है। अभिकथन ए दिया है, एक सक्रिय श्रवण वह प्रक्रिया है जिसके लिए सदैव महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। कारण इसका दिया, सक्रिय श्रवण वह प्रक्रिया है जिसमें इच्छा शक्ति और अभ्यास की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और जो आर है ये ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण भी है, विकल्प ए इसका सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तनाव शरीर के लिए सदैव हानिकारक होता है, तो सदैव हानिकारक होगा, ये कोई बात नहीं। अगर कभी किसी आप पॉजिटिव चीज के लिए सोच रहे हैं तो ये आपका लाभदायक हो सकता है, ये गलत है। दूसरा बिंदु दिया, तनाव मूल रूप से मानव शरीर के रक्षा तंत्र में से एक है जिसके परिणाम स्वरूप एड्रेनालाइन हार्मोन्स के स्राव में वृद्धि होती, जो हृदय की दर में वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है, ये सही है। आगे दिया, तनाव का व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी, केवल 2। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, तनाव प्रबंधन में अपने कर्मचारियों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन से निवारक उपाय हैं जो किसी भी व्यापारिक संस्थान द्वारा अनुकूलित किए जा सकते हैं। देखिए तनाव प्रबंधन की बात हो रही, तो इसमें से कौन से ऐसे विकल्प है जिसे किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से समझा देना, बिल्कुल सही है।
आवधिक आधार पर अपने कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के बारे में व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, यह भी सही है। अफवाह के स्रोतों को सीमित करना जो संस्थान के भीतर वृत्तिक संप्रेषण को गलत दिशा में ले जा सके, ये भी सही है। तो तीन के तीनों सही है, तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 74 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मतभेद के संबंध में सही है? मतभेद के संबंध में इसमें से कौन से सही है? तो पहला कथन दिया है, कुछ संस्थानों पर मतभेद उत्पन्न हो सकता है लेकिन कुछ संस्थानों पर वे उत्पन्न नहीं हो सकते। तो ये तो गलत बात है भाई, मतभेद हर जगह देखने के लिए मिलेगा। मतभेद शब्द की सार्वभौमिक स्वीकार्य परिभाषा उपलब्ध है ना, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। यदि मतभेद को सावधानी से नियंत्रित किया जाता है तो यह एक समूह के रूप में विकास के अवसर का परिणाम बन सकता है, ये कोई मतलब तर्क नहीं है। संघर्ष व्यक्ति के भीतर कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, है ना। मतभेद शब्द की सार्वभौमिक स्वीकार्य परिभाषा उपलब्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 75 दिया है। 75 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं? देखिए ये दिया जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉलेज मैनेजमेंट? पहल, प्रक्रियाएं, रणनीतियां, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऐसे फैक्टर हैं जो आपके ज्ञान कारक को प्रभावित करेंगे, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। तो दोस्तों संख्या 76 दी है, 48 सेंटीमीटर व्यास की एक बेलनाकार बाल्टी को कुछ ऊंचाई तक पानी से भर दिया जाता है। यदि 24 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस गोलाकार गेंद इसमें पूरी तरह डूब जाती है तो इस बाल्टी के पानी के स्तर में ऊंचाई में वृद्धि होगी। देखिए आपके पास ये एक बेलन है, इस प्रकार से बेलन दिया गया और बेलन का व्यास दिया हुआ है। इस बेलन को पानी से भरा गया, अब इसमें एक गेंद ऐसे डाल दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो जो ऊंचाई में वृद्धि होगी ये गेंद के आयतन के समान होगी, जितना गेंद का आयतन होगा उतनी ही वृद्धि होगी। तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर EH, ये बेलन का आयतन होता है ना। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जो इसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी ये गोले के आयतन के समान होगी। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन के व्यास की बात करेंगे तो व्यास 48 दिया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 24 × 24 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h होगी बराबर 4/3 और यहां पर लिखना है आपको गोले की त्रिज्या। तो देखिए यदि गोले का व्यास 24 दिया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 12 का क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखिए 12 के क्यूब की बात करेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 12 दूना 24, 12 दूना 24 है ना। तो इसको किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में जगह बनाते हैं। देखिए 24 × 24 और गुणे h और बराबर में हो जाएगा 4/3 × 12 × 12 और गुणे 12। देखिए 12 दूना 24, यहाँ से एक 2 निकल के आया और एक 2 इसके साथ आ गया। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 से पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद बचा कितना, h बराबर 12/3, 12/3 का मतलब 4 सेंटीमीटर। जो पानी में की ऊंचाई बढ़ेगी ये 4 सेंटीमीटर बढ़ेगी, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको वॉल्यूम को बराबर करना होता है और कुछ नहीं करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 77 दिया है, एक व्यक्ति को 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती, मतलब 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलना होता है। वह 24 किमी प्रति घंटा की गति से 16 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब 24 के चाल से चलता है और 16 किलोमीटर जाता है। तो शेष यात्रा को निर्धारित समय से पूरा करने के लिए गति कितनी होनी चाहिए? देखिए 1 घंटे में आदमी को 48 किलोमीटर तय करना है, 1 घंटे में, ठीक। अब वो क्या करता है, उसकी स्पीड होती है 24 किमी प्रति घंटा और वो 16 किलोमीटर चलता है। देखिए अगर 1 घंटा पूरा चल देता तो 24 किलोमीटर चल देता, लेकिन वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 16 किलोमीटर, मतलब वो कितनी दूर तक, कितना देर तक चला है, 40 मिनट। अब वो 40 मिनट में चल चुका है 16 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बचा कितना है, तो बचा हुआ है 32 किलोमीटर और कितने समय में तय करना है, सिर्फ इसे 20 मिनट में तय करना है। तो 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 होगा और 1/3 में 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 96 आंसर आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से समझिएगा। देखिए कहानी क्या है, एक आदमी को 60 मिनट में चलना है 48 किलोमीटर, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलना है। अब वो कितने की स्पीड से चलता है, 24 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। देखिए अगर 24 के चाल से चल रहा है तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट में 24 किलोमीटर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 16 किलोमीटर यात्रा कर पाया, मतलब 2/3 कर पाया, तो समय भी 2/3 लेगा। 60 का 2/3 मतलब 40 मिनट। 40 मिनट में वो चला है 16 किलोमीटर, अब बचा है 20 मिनट।
20 मिनट में चलना है इसको 32 किलोमीटर, तो 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/3 लिखेंगे, 3 को इधर भेजा गया, इसी वजह से 96 आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, यदि x बटे वाई और इसके व्युत्क्रम का योग 1 है तो आपको बताना है x के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6 का मान क्या होगा। देखिए x बटे वाई यहाँ पर ये हो गया और इसका व्युत्क्रम मतलब प्लस y बटे x, इसकी वैल्यू है 1 और आपको बताना है x के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए जब कभी भी कोई भी ऐसा टर्म रहे जिसमें a प्लस 1 बटे a बराबर 1 होता है तो a क्यूब को हमेशा माना जाता है -1, ठीक, a क्यूब को -1 माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए -6 लिखा है, अब ऐसे समझिएगा कि इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और 1 का डिफरेंस 0 होता है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी 0। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर दिया 79, 75 किग्रा सेब बेचकर एक फल विक्रेता को 15 किग्रा के सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए यहाँ पर जो लाभ दिया है विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, लेकिन हमें इसे पहले क्रय मूल्य पर लाना होगा क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन होती है सब क्रय मूल्य पर होती है। देखिए 75 किग्रा सेब उसने बेचा है, तो लेते एक सेब 1 रुपये में बेच रहे है ना, तो 75 किग्रा बेचा है तो मान लीजिए 75 रुपये का बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब इसको इतने रुपए मिले हैं। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि 15 के बराबर लाभ है, अगर 1 रुपये में 1 बेच रहा है तो 15 रुपये में 15 बेचा होगा, तो 15 रुपये का इसको लाभ हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, आपको इसे सीपी पर कन्वर्ट करना है, तो घटाएंगे तो सीपी बराबर आ जाएगा 60, है ना। सीपी 60 है और प्रॉफिट कितने का है, 15 का है, तो 15/60 जैसे ही करेंगे तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 मतलब 25%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, संदीप और मनीष एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करते हैं। संदीप दक्षिण दिशा में 3 किमी चलता है और फिर दाएं मुड़ने के बाद 6 किमी चलता है। देखिए यहाँ से संदीप है, मान लीजिए दक्षिण में क्या होता है 3 किमी चला, फिर यहाँ से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेने का मतलब इधर टर्न लिया और कितनी दूर तक ये चलता है, यहाँ से चलता है 6 किमी। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, मनीष 6 किमी पश्चिम दिशा की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है। देखो मनीष यहाँ पर था, है ना, संदीप और मनीष एक से ही चल रहे थे, तो मनीष यहाँ से चला था पश्चिम की ओर, है ना, कितनी दूर चला था ये, मनीष 6 किमी चलता है ना, 6 किमी मतलब यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से क्या होता है, दाएं टर्न लेता है और 4 किमी और चलता है, 4 किमी मतलब यहाँ पर आ गया, मनीष यहाँ पर आ गया, संदीप यहाँ पर आ गया। अब पूछ रहा है कि वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ से ये देखिए 4 किमी है और ये नीचे 3 किमी है, तो 4 और 3 7, इन दोनों के बीच की दूरी है 7 किमी। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 81 दिया है। 81 कुछ इस प्रकार है, ए बी से छोटा है, बी सी जितना लंबा नहीं है, ए डी से छोटा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है। देखिए जो ए है बी से छोटा है, मतलब ए क्या हो जाएगा, बी से छोटा हो जाएगा। बी सी जितना लंबा नहीं, मतलब बी सी से छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए बी क्या है, सी से लंबा हो जाएगा। अब आगे दिया है डी, देखिए ए डी से छोटा नहीं है, मतलब ए क्या है, डी से बड़ा है, तो डी को यहाँ पर कर देंगे, है ना। अब इनमें दिया इनमें सबसे लंबा कौन है, तो देखिए चाहे जिसको भी सेट कर लीजिए सबसे लंबा बी आएगा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सी सबसे लंबा होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 82 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतों को आपस में बदल दिया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। हिट एंड ट्रायल, है ना, हिट एंड ट्रायल से बनेगा, आप इसको ट्राई करेंगे एक एक रख करके। देखिए अगर पहले विकल्प के साथ जाएंगे तो 67 और 5 72 हो जाएगा, 72 - 3। अब यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा का साइन, गुणा 2 और भाग 8, इसको कैलकुलेट करेंगे बराबर 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, ये नहीं सॉल्व होगा, तो पहला ये नहीं आएगा। 2 और 5 को चेंज करना है तो आप लिखेंगे 67 और 2 69, 69 में से 3 गया, आप लिखेंगे 66, है ना, फिर 66 भागे यहाँ पर रखेंगे 5, है ना, तो ये दशमलव में आएगा, ये भी नहीं हो सकता। आगे दिया भाग और माइनस को चेंज करना है, तो भाग और माइनस को चेंज करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको चेंज करके चेक कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 83 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतों को आपस में बदलने दिया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए, तो इसको भी आप चेक करके बता सकते हैं कौन सा उत्तर सही बनेगा। तो 82 और 83 का सही उत्तर क्या आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल और परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग की भुजा 20% बढ़ाएगी, जब कभी भी ये आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसमें आपको सक्सेसिव लगाना होता है, 1 का सक्सेसिव, 2 का, 3 का। तो देखिए अब इसमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर 1 का लगेगा, कहाँ पर 2 का लगेगा, कहाँ पर 3 का लगेगा। जब कभी भी 1D का मतलब लंबाई, त्रिज्या, इसके बाद परिधि, इन सब की बात करेंगे तो इसमें 1D का सक्सेसिव लगता है।
अगर 2D मतलब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2D का सक्सेसिव लगेगा, और आयतन की बात करेंगे तो 3D का लगेगा, मतलब 3 बार सक्सेसिव लगेगा। देखिए किसी वर्ग की भुजा आपने 20% बढ़ाया है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20 का सक्सेसिव लगाएंगे, है ना। तो 20 प्लस 20 और प्लस 20 हमें 400 और बटे में 4, इसको कैलकुलेट बटे में 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 4 यहां से आ जाएगा, 20 20 40 और 4 44, 44% इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना। और 20 का जब एक बार अप्लाई करेंगे तो 20 का 20 ही रहेगा, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी, 44 तथा 20%। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1 मार्च 2014 को कौन सा दिन था, आपको यह बताना है। देखिए 1 मार्च 2014 पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2014 से एक पीछे आएंगे, आप 2013 की बात करेंगे। 2013 में शताब्दी वर्ष है, 2000 सामान्य वर्ष है 13, तो 2000 में ऑड डेज की संख्या 0 हो जाएगी, कोई भी ऑड डेज नहीं है। अब 13 की बात करेंगे तो 13 में ऑड डेज की बात करेंगे तो 13 तो ऐसे नॉर्मली हो जाएगा, फिर 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, यहाँ पे 3 और मिलेगा, 13 और 3 16 ऑड डेज यहाँ पर मिल गया, है ना। इसके बाद जनवरी में ऑड डेज 3 होता है, फरवरी में देखिए नॉर्मल ईयर है तो 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद मार्च के ऑड डेज की बात करेंगे तो 1 मार्च यही रखना है ना। देखिए 16 और 3 19 और 1 20, 20 हो गया। अब 20 का मतलब क्या है, जब 7 से भाग करेंगे 7 दूना 14, 6 रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर 6 होने का मतलब कितना है, सैटरडे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैटरडे, विकल्प सी डी, सैटरडे, विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। क्या 90 और 91 के लिए यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए गए, है ना। निर्देश में क्या दिया, इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 91 सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर या नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए यहाँ पर 4 आपको विकल्प दिए गए, इन विकल्प में से क्या होगा कि एक विकल्प क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, तो आपको उसी विकल्प को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए पहले दिया है बी के एल पी, इसका रिलेशन दिया है डी एन पी यू से, आगे एस ओ आर टी दिया, आपको बताना है इसका रिलेशन किससे आएगा। तो चलिए देखो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी। बी की प्लेस वैल्यू है 2, के की है 11, एल की है 12 और पी की है 16। आगे इसके कोड को देखेगा, डी की प्लेस वैल्यू 4, एन की है कितनी 14, पी की प्लेस वैल्यू है 16 और यू की प्लेस वैल्यू है 21। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर +2 है, आगे +3 है, फिर +4 है और फिर +5 है, तो पैटर्न आपको पता चल चुका है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 19 है ना। इसके बाद ओ की है 15, आर की है 18 और टी की है 20। पैटर्न अप्लाई कीजिएगा, देखिए 19 और 2 21, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 20 और 5 25। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 21 ये किसकी प्लेस वैल्यू है, ये होता है यू का, तो पहले यू आएगा। 18 होता है आर का, तो यू के बाद आर आएगा, यू के बाद आर जैसे ही आपको मिलेगा विकल्प ए यहां से सही बन जाएगा, क्योंकि यू आर सिर्फ यहीं पर दिख रहा है, आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी तरीके से। देखिए यहाँ पर दिया नाइक, है ना। एन की प्लेस वैल्यू है 14, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, के की प्लेस वैल्यू 11 और ई की प्लेस वैल्यू है 5। इसके कोड में देखिएगा, जे की प्लेस वैल्यू है 10, ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की 7 और ए का 1। देखिए यहाँ पर -4, फिर से -4, फिर से -4 और फिर से -4, -4 चल रहा है तो आप भी -4 कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। एस की प्लेस वैल्यू है 19, 19 में से -4 करेंगे, ओ मतलब 15 आएगा, 15 का मतलब ओ लिखेंगे। आगे ए की प्लेस वैल्यू है 1, 1 का मतलब यहाँ पे आप इसको 0 मान लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद इसमें से -4 करेंगे, जब -4 जाएंगे, देखिए ऐसे समझिएगा, ये ए पर है आप, मतलब यहाँ पे आपका ABCD ये पहला है, पहले के बाद 26 आएगा, है ना। 26 के बाद फिर 25 आएगा, है ना। 25 के बाद आगे 24 आएगा, और 24 से जब फिर पीछे जाएंगे तो आपको 23 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 23 मिलेगा, जैसे 23 मतलब W, है ना। OW सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, विकल्प बी, यहाँ पे देखिए EF लिखा है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यही इसका सही हो जाएगा, OWHP। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 92 दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, MLKSONMU QPOW आगे बताना। देखिए अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए MLK, आप यहाँ से देखिए KLM, है ना, फिर MNO, फिर OPQ, तो आगे आएगा QRS, आपने ऐसे रख दिया, है ना, QRS। तो देखिए ये ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ये विकल्प नहीं है ना। अब QRS, इसमें से इन दो में से कोई एक सही होगा। आगे X आएगा या Y, तो देखिए S के बाद T नहीं है, U है, U के बाद V नहीं है, W है, तो W के बाद X नहीं होगा, Y आएगा। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, C। प्रश्न संख्या 93, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी सतह पर काला रंग किया गया, यदि यह घन 1 सेंटीमीटर भुजा के बराबर आकार के कई घनों में काट दिया जाता है
तो कितने ऐसे घन है जिनका केवल एक सतह काला रंग किया गया है। देखिए ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक घन है, इसमें क्या किया गया कि इसके सभी सतह को काले रंग से पेंट कर दिया गया है। आप 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाते तो कितने ऐसे घन होंगे जिनमें सिर्फ एक सतह पेंट किया गया होगा। देखिए जब एक घन की बात करेंगे उसमें 6 सतह होते हैं, मैं एक सतह को बनाता हूं। देखिए यहाँ पे एक सतह बनाया गया, ठीक। अब ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है। अब 1-1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो ऐसे देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3, 4 ये ऐसे कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी काट लेंगे। अब देखिए इनमें थोड़ी सी परिस्थिति आप एज्यूम कीजिए और समझिए। देखिए ये जो सबसे कोने वाला है, जब आप घन को पकड़ेंगे तो सबसे कोने वाले तीनों फलक पेंट होगा। ऐसे कितने होंगे, घन में 8 कोने होते हैं, तो ऐसे जो आपको ये दिख रहा है ना, ये 8 ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, जिनमें 3 सतह पेंट होगा। अगर कभी भी पूछ लेना कि घन के कितने ऐसे मतलब छोटे घन होंगे जिनके 3 सतह पेंट होंगे, तो उसका आंसर हमेशा 8 लिखेंगे, है ना। देखिए इन 2 की बात करें, ये 2 ऐसे हैं ना कि क्या होंगे, इनमें 2-2 सतह पेंट होगा, तो ये फार्मूले से निकाला जाएगा। इससे फिलहाल यहाँ पे 1 की बात किया गया, तो पहले हम लोग 1 की बात करते हैं। अब देखिए 4 ऐसे बच रहे हैं जिनका सिर्फ एक सतह पेंट होगा, है ना। ये 4 1 में दिख रहे हैं, टोटल कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, तो आप लिखेंगे 6 × 4 6 चौका 24। 24 ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ एक सतह पेंट होगा। विकल्प डी इसका उत्तर बन जाएगा। फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला होता है, जो एक सतह पेंट करने की बात करेगा तो फार्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। देखिए n क्या है, भुजाओं की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे 6। ये क्या है, घन में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है, तो 4 - 2 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना 4 6 24, यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 94। उस प्रतिक्रिया आकृति को पहचाने जिसमें दिए गए आंकड़े पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये एक ये प्रश्नाकृति दिया गया है ना, कि मतलब ऐसी आकृति किसमें मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं किसमें होगा। सबसे पहले हेक्सागन की बात करेंगे। देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, हेक्सागन यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद देखिए ये वाली आकृति नहीं मिल रही, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 95। 95 में दिए गए आंकड़े में वृत्त उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो हरा रंग पसंद करते हैं। मतलब वृत्त किसको बताता है, जो हरे रंग को पसंद करते हैं। त्रिकोण लाल रंग वाले को बताता है ना। और वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो नीला रंग पसंद करते हैं। तो उस क्षेत्र का पता लगाएं जहां व्यक्ति नीले और लाल रंग पसंद करते हैं किंतु हरा रंग नहीं। देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा होगा जहां पे हरा पसंद करने वाले नहीं है। तो जितने भी हरा पसंद करने वाले सबको हटा दीजिए, है ना। वृत्त हरे रंग को दर्शाते, तो वृत्त को आप देखिए, यहां से आपने वृत्त खींचा, इसमें जितने लोग हैं सबको हटा दीजिए क्योंकि इनमें हरा आ जाएगा। अब आपको वो बताना है जो लाल और नीला दोनों में है, तो दोनों में कौन है, यहाँ पे सी दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि सी यहाँ पर दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 96 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विपक्षीय संप्रेषण प्रतिक्रिया का आवश्यक तत्व है। इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 97। टीम मीटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए। पहला पॉइंट दिए, अपने उपनाम से अपने सहकर्मी को बुलाने से। मीटिंग शुरू होते ही अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करने से। जब आपसे पूछा जाए तो आप ईमानदारी और तार्किक राय दें। एक विनम्र तरीके से तर्कहीन बिंदु का खंडन करने से। देखिए इसमें देखेंगे तो तर्कहीन बिंदु का खंडन करना ये तो करना चाहिए, है ना। और पूछा जाए तो ईमानदारी से राय देना चाहिए, ये भी सही है। मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ये भी सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, इससे हमें बचना चाहिए। प्रश्न संख्या 98 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी विकल्पों से अलग है, ये बताना है कौन सा अलग है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जहांगीर, रजिया सुल्तान। देखिए जहांगीर को छोड़ करके और सब दिल्ली सल्तनत के हैं और जहांगीर मुगल काल का है, तो ये यहाँ से जहांगीर सबसे अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी विकल्पों से अलग है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें जो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है, ये एक तरीके से प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं, है ना। ऐसे समझिएगा कि ये तो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि लखनऊ ऐसा नहीं, तो लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, एक तस्वीर को इशारा करते हुए राकेश ने कहा वह मेरे दादाजी की इकलौते पुत्र की पुत्री का इकलौता भाई है। तो राकेश का फोटो में स्थित उस लड़के से क्या संबंध है। देखिए एक फोटो है, यहाँ पे मान लीजिएगा फोटो है ना। इस फोटो को देखकर राकेश क्या बोल रहा है, वो मेरे दादाजी, ये इसके पिताजी और इसके दादाजी, है ना, के इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र मतलब इनके पापा हो गए, ये हैं, है ना, की पुत्री का भाई। देखिए इनकी पुत्री मतलब ये इनकी इस आदमी की लड़की होगी और इसका भाई है, तो ये फोटो राकेश का ही हो जाएगा, है ना। किसका फोटो है, राकेश का, तो उसका स्वयं का, विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये हम लोग की दूसरी टेस्ट सीरीज डन हो गई।